हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा हो या सेट की परीक्षा हो, तो हम लोग यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ PYQs को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये PYQs आपके हायर एजुकेशन के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे PYQs ही हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आ चुके हैं, आपके सेट की परीक्षा में भी पूछे गए और नेट की एग्जाम में भी आए हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF वगैरह दे दी जाती हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लगता है। ये 2022-23 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हेल्पफुल होगी। और यहाँ पर आपकी तैयारी 2024 में होने वाले एग्जाम्स को टारगेट में रख के की जा रही है ना। तो पेपर 2 मेरा एजुकेशन है, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन से PGT की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट एजुकेशन की, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर एजुकेशन की तैयारी हम करते हैं, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की GS पोर्शन को भी मैं यहाँ कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके कोई ग्रुप है जहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके सेट के एग्जाम में भी आते हैं और नेट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? तो यहाँ पर देखिए, क्या ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है या सलाहकार है ना? तो यह एडवाइजरी बॉडी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम यहाँ पर ये देखिए, नीति आयोग का गठन क्या है? 1 जनवरी 2015 को किया गया था और भारतीय संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं, लेकिन एक ऐसी संस्था होगी जो सरकार को नीति निर्माण में थिंक टैंक से मतलब क्या होता है कि जो विचार विमर्श करती है, चीज़ों को प्रोग्राम करने में यहाँ पर सजेस्ट करती है ना, सलाहकार समिति की तरह। तो इसका पूरा नाम ये पूछा जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, ये पता रहना चाहिए। नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीति बनाने के लिए विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसको शामिल किया है। केंद्र के साथ राज्य की योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। इसके अंतर्गत ये जो योजना है निचले स्तर पर इकाइयों, गांव, जिले, राज्य, केंद्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर नीति आयोग क्या है? भारत सरकार एक सलाहकार निकाय है जो कि मंत्रिपरिषद को, मतलब जहाँ पर प्रधानमंत्री जी के और भी जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर एक थिंक टैंक का काम करती है, अपनी सलाह मशवरा को वहाँ पे रख सकती है, ठीक है। तो ये है नीति आयोग, 2015 में इसका गठन हुआ था, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके बाद देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? तो ये तक्षशिला में की थी। और देखिए, ये सारी जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जितने भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप इसके बारे में इनको जानना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार आपसे क्रम लगाने को भी पूछ लिया जाता है कि, और आज की इस वीडियो में तो बताना ये सारा मुश्किल होगा क्योंकि क्वेश्चंस के साथ एक जो है क्वेश्चन को, पूरे टॉपिक को कवर करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिए और ये बताना समझा कि आपको कहाँ से और चीज़ें पढ़नी चाहिए और मेरे प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर तक्षशिला होता है, तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी जो अर्थशास्त्र की रचना थी तक्षशिला में की थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन? तो कौटिल्य, है ना। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला अभी कहाँ पे है? तो वर्तमान पाकिस्तान, है ना, इसमें एक प्राचीन शहर है। तक्षशिला के शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ पर कौन कौन से विषय शामिल थे? तो विज्ञान, साइंस, मैथ और आपकी मेडिकल, मेडिसिन, चिकित्सा, राजनीति और सैन्य, है ना, सैन्य रणनीति, जिसको मिलिट्री स्ट्रेटजी कहते हैं, सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। और एशिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और विद्वानों को यहाँ आकर्षित किया था। तो एक क्या था? बौद्धिक वातावरण यहाँ पर बनाया गया। और इसमें ऐतिहासिक महत्व के बावजूद तक्षशिला को प्राचीन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो इसके बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप एक बार थॉरली पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी, इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार क्रम लगाने को भी आता है, तो मैंने भी वीडियो बना रखा है, भारत की प्राचीन संस्थाएं, ऐसे करके देखिएगा प्लेलिस्ट, यूजीसी नेट पेपर 1 करके। और अभी 2024 के लिए जो भी प्लेलिस्ट हैं वो मैंने बना दी हैं, ठीक है, अपडेट कर दिया गया है, आप लोग ईजी हो जाएगा आपको देखना। तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT
2024 को टारगेट में रख के अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई हैं, तो वहाँ पे आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, NEP 2020 से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विचार किया गया कि वर्ष 2040 तक सभी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या होने का लक्ष्य कितना है? तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य जो रखा गया 3000 से ऊपर, ठीक है, इतनी संख्या होने का लक्ष्य रखा गया है। और NEP 2020 इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मेरी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पूरा देख लीजिए। और NEP से संबंधित जो करंट में चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये कब बनी थी 2020 में, अब क्या है 2023 भी खत्म हो गया है ना, 24 अब चल रहा है, तो इस तरह से जो चीज़ें अभी इस बीच हुई हैं, क्या क्या फुल फॉर्म है जैसे कि परख वगैरह का, और भी जो चीज़ें हैं वो मैंने सब चीज़ें आपको करंट से संबंधित भी बना रखा है वीडियो, और आपको NEP 2020 से संबंधित जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिया है ना, तो ये चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। इसमें देखिए ये तो सभी को पता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र पे GDP का 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शिक्षा क्षेत्र में जो GDP का 6% यहाँ पर इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। और इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो इस नीति के तहत तो देखिए इसी लाइन से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक तो GDP के बारे में, तो 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा है। ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं, 2 वन लाइनर होती हैं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस पे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 2030 तक कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए? तो 100%, मतलब सभी को क्या है यहाँ पे एनरोल किया जाए, स्कूल आने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, है ना। तो ये सकल नामांकन अनुपात होता है। 2040 तक सभी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक होने का लक्ष्य रखा है, मतलब जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 3000 से अधिक होने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी NEP 2020 में ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बनते हैं, हायर एजुकेशन में भी बनते हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा, ठीक है। हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव से सवाल बहुत बनते हैं, तो पूरी की पूरी वीडियो है जिससे मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिजिटल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या थी, वैदिक एजुकेशन आई थी, फिर उपनिषद, और उसके बाद आपकी क्या थी, तक्षशिला, नालंदा, है ना। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं वैदिक शिक्षा है, उपनिषद, तक्षशिला और फिर नालंदा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका C ऑप्शन है ना, मतलब यहाँ पर देखिए, हाँ पहले ये D हो गया और उसके बाद आपका E है, फिर C है ये, ठीक है, और उसके बाद आपका मकतब मदरसा आया था, है ना। तो ऐसे आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, और हायर एजुकेशन में आपके आयोग और समितियों पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर भी जितने भी प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियाँ थी उनको भी कालक्रमानुसार लगाने के लिए आता है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि इस आयोग के अंदर क्या चीज़ हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, तो इस तरह से सवाल आपके बनते हैं। तो उसमें मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और साथ में उसकी जो डिटेल स्टडी है वो भी मैंने आपको बता रखी है उस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा उसको, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है और आप लोग की आंसर की आ गई है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा अब तक, ठीक है। तो आपका कैसा रिस्पॉन्स शीट क्या है आप दिखाइएगा। मेरे जो है आप Gmail पे, यहाँ पर मैं लिंक आपको दे दूँगी इसका, उस पर आप जो है मेल कर दीजिएगा अगर आप लोग देना चाहें तो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अब तैयारी अपनी शुरू कर सकें, ठीक है। वैसे भी मैंने नई सीरीज आपकी शुरू करा दी है जो 2024 को रख के टारगेट में है, तो अगर आप लोग देखना चाहें पूरी तरह से वो आपकी प्राइवेसी रहेगी, वहाँ पर किसी का भी ओपन नहीं होगा, बस मुझे क्वेश्चन पता लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आप लोग चाहें तो भेज सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश होने चाहिए, तो किस तरह के, तो देखिए समिति और इससे संबंधित आयोग से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि सिलेक्टिव होना चाहिए,
ठीक है। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी, पेमेंट की कोई बात नहीं हुई थी, मतलब फ्री जो है पेमेंट इस तरह से कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था सिलेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए क्या कहा था इन्होंने, राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में प्रवेश चयनात्मक होना चाहिए, ठीक है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए देखिए 2 बार बन चुकी थी आपकी, 1968 और फिर 1986, फिर आई आपकी 2020 में, है ना। तो इस तरह से भारत सरकार द्वारा 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया, है ना। समिति की अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति ने की थी, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवीर और शिक्षाविद थे। इस समिति ने 9 जनवरी 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बदलावों की सिफारिश की, जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की शुरुआत, ठीक है, एक सामान्य स्कूल प्रणाली की शुरुआत, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्ड केयर, है ना, और अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, और सामाजिक रूप से जो SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल थी, SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, है ना, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये चीज़ जरूरी हो जाती है, चीज़ जानना आपको। एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। तो राममूर्ति समीक्षा समिति ने इतनी चीज़ों की यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें यहाँ पर डाली थी, ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों को रिकमेंड किया, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी राममूर्ति समीक्षा समिति, 1990 में आई थी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था, तो कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन थोड़ा सा जान लीजिए। कोठारी आयोग को भारत सरकार द्वारा 1964 में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए नियुक्त किया था, है ना। 1964-66 इसका टाइम पीरियड है। आयोग ने 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सिफारिशें की। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी उसमें था यूनिवर्सिटीज़ में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, एक चीज़, विश्वविद्यालयों को ऑटोनोमस प्रदान करना, ठीक है, यहाँ पर किसी की दखलंदाजी नहीं हो, उनमें ऑटोनॉमी हो, व्यवसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल एजुकेशन की बात की, शिक्षण और अनुसंधान में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना, ठीक है, विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व और अंतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, ठीक है। तो ये इंटर जो डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ थी, यहाँ पर अंतर विश्वविद्यालय अनुदान, है ना, इंटर यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट जिसको बोलते हैं, इस आयोग का पुनर्गठन था। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ UGC, उसके बाद है फिर आपका होता है शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक ऑटोनॉमी प्रदान करना, उसके बाद विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का विस्तार ना करना, तो ये गलत है ना, जबकि ये सुझाव दिया गया था कि जो इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल है इनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके राइट ऑप्शन हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कोठारी आयोग हैं और आपके राधा कृष्णन आयोग हैं, इनके बारे में आपको डिटेल जानना ज़रूरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सैडलर आयोग कब आया था, 1717-19, है ना। तो इस तरह से इसका टाइम था। भारतीय विश्वविद्यालयों में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो जो सैडलर आयोग थे इन्होंने कोर्ट के बारे में कहा था। अब क्या कहा था थोड़ा सा जान लेते हैं। सैडलर आयोग 1917 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में निरीक्षण और सूचित करने के लिए स्थापित किया था। आयोग की अध्यक्षता लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति M.E. सैडलर, है ना। तो सैडलर आयोग के कौन थे कुलपति, M.E. सैडलर ने की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विषयों की विस्तृत श्रृंखला को कवर किया था। इसमें क्या क्या चीजें थी, जैसे कि पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन, फाइनेंस और अनुसंधान, है ना। तो इन्होंने सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय में कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। तो थोड़ा आपको डिटेल भी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरह से ये UGC नेट में सवाल ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च शिक्षा पर निम्नलिखित आयोग और समितियों को सही कालक्रम में रखना है ना। तो ये जो भी कमीशंस और कमेटी हैं इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आया था आपका, हंटर आयोग आया था, यहाँ पर देख लेते हैं, हंटर कमीशन, फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर हरटांग समिति, फिर सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना अभी आपने पढ़ी 1917 में, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन
ये ठीक हो जाता है। हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, फिर आपका कलकत्ता, और फिर हरटोंग 1829 में थी, और सार्जेंट 1917, है ना। तो ये इनके समय ज़रूर याद रखिएगा कि क्या टाइम पीरियड था इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग और समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवमानक विद्यालयों को, जो कि सब स्टैंडर्ड कॉलेज थे, महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी? किस आयोग ने की थी स्वतंत्रता से पहले जो सब स्टैंडर्ड कॉलेज थे? तो ये रैले आयोग था। रैले आयोग ने क्या कहा? सर थॉमस रैले ने भारतीय संस्थानों की वर्तमान और भविष्य की जांच करने और संगठन प्रदर्शन को बढ़ावा देने के सुझाव के लक्ष्य में 27 जनवरी 1902 को रैले आयोग की स्थापना की, ठीक है। और यहाँ पर रैले आयोग के लिए प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाना और भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ठीक है। तो आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये लागू किया गया, है ना। तो ये हो जाता है आपका रैले आयोग, जिन्होंने विद्यालयों को जो भी अवमानक महाविद्यालय थे उनको बंद करने की अनुशंसा की थी, है ना। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाया जाए और जो भी कमियां हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाए, है ना। तो ये हो जाता है। इसी के आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। तो देखिए एक दूसरे से चीजें लिंक होती हैं। 1902 में रैले आयोग की स्थापना हुई और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था? तो ये थी आपकी हंसा मेहता कमेटी, है ना। ये 1962 में आई थी और यहाँ पर ये बालकों और बालिकाओं की पाठ्यचर्या में डिस्क्रिमिनेशन की बात इसमें कही गई थी, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन 1962 में किया था और उस समिति के अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता। तो इसीलिए इनका नाम, इस समिति का नाम क्या हो गया? हंसा मेहता समिति। काम क्या था इनका? इसका मुख्य कार्य सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विधान की जांच करना। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपसे दुर्गाबाई देशमुख समिति के बारे में, ठीक है। टाइम देखिए याद रखिएगा, 1958 से 58 से 89 तक था और यहाँ पे 1962 में आया था, है ना, जो आपकी हंसा मेहता समिति थी। तो यहाँ पर देखिए दुर्गाबाई देशमुख समिति ये महिला शिक्षा की समस्याओं उनके समाधान करने के उपायों पर विचार करने के लिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में महिला शिक्षा समिति का गठन किया, जो दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। तो मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? वुमेन एजुकेशन से संबंधित था, है ना। इस समिति ने जनवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सुझाव क्या क्या दिए गए समिति ने? छात्राओं की शिक्षा की समस्याओं को विशेष समस्या के रूप में लिया जाए और भारत सरकार को निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। तो इस तरह से इन्होंने ये कुछ सुझाव दिए थे और इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये यही था, स्त्री शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में सुधार संबंधी सुझाव यहाँ पे दिए जाएं। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने यही कहा, ठीक है। तो ये दो समितियां हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि ये वुमेन्स एजुकेशन से संबंधित है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अभी और टाइप नहीं हो पाए थे, है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है एक क्वेश्चन से ही आपके 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं ताकि जब आप उस एक टॉपिक को पढ़ें तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो नेट की परीक्षा हो या सेट के एग्जाम की परीक्षा हो, आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।